नमस्कार साथियों। देखिए आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई है उसमें चौथी पारी में आपका जो पेपर हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि 28 सितंबर को दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ है उसकी अपन आंसर की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन किसके द्वारा संचालित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो कथन दिए गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। तो ये कथन आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है, ठीक है। और दूसरा है, गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने भी कभी प्रयास नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये नहीं किया आपको दे रखा है, जबकि भारत ने प्रयास किया था, यानी ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और ये कथन सही है। यानी कि पहला कथन तो इसमें सही है और सेकंड कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धरती दोरारी किसकी है। कन्हैयालाल सेठिया की है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क का इनमें से कौन सा प्रकार हो जाएगा। PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वीर सावरकर के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं और नीचे देखिए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए वीर सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। तो मित्र मेला संगठन वीर सावरकर के द्वारा ही बनाया गया था और ये बंगाल विभाजन के दौरान वाली बात भी आपको सही दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में कई खंडों के अंतर्गत ये पुस्तक वो प्रकाशित हुई थी। यानी दोनों ही कथन आपको वीर सावरकर के बारे में सही दे रखे हैं। देखिए दोनों सही कौन से में दे रखा है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न था कि ABCDEFGH 8 मित्र हैं, एक वट के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये प्रश्न आपको दिया गया था। इसमें आपको लास्ट में पूछा था जी की स्थिति क्या होगी। तो जी की जो स्थिति है वो देखिए F के दाईं ओर से तीसरा, F के दाईं ओर से तीसरा, ये जी की इसमें स्थिति होगी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है। संतों के जीवन वृत्तांत को इसमें पर्ची के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में किसके विरुद्ध था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में किसके विरुद्ध था। देखिए ताड़ किसको बनते हैं, शराब को बोलते हैं, ठीक है। तो शराबीपन के ये विरुद्ध था। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो खंडेला जो स्थान है सीकर का, ये गोटा उद्योग के लिए फेमस है। खंडेला इसका आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की हस्तकला में से पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये स्थित है। अगला प्रश्न आपको पर्यायवाची बताना था सोशिएबल का। सोशिएबल का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो इसमें फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। फिर आपको मछली पालन केवल स्वच्छ जल पारितंत्र में ही हो सकता है। मछली पालन केवल स्वच्छ जल पारिपत्र में ही हो सकता है। देखिए जो आपको कथन वाले प्रश्न दिए जाते हैं उसमें किसी भी प्रश्न में अगर आपको केवल लगा हुआ मिल जाता है तो वो प्रश्न है वो 99% चांस बनता है कि वो आपका इसमें गलत होगा। तो मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में ही हो सकता है, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला कथन तो गलत हो जाएगा और दूसरा कथन है वो इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न दिया गया था, पासामेंट्स आर्थेट्स और फ्लुएंट निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं। कौन सी मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं, तो ये एंटी सोल मृदा के हैं। एंटी सोल मृदा इसका आंसर होगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है। देखिए घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब होता है कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का व्यक्ति है वो अधिक सम्मान पाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी को चुना गया है। अगला देखिए, अर्धविराम के लिए प्रयुक्त कौन सा चिन्ह होगा, यानी अर्धविराम के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहले डॉट और उसके नीचे इस तरीके से ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं, और ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अल्प विराम के लिए तो केवल इसका करते हैं और अर्ध विराम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में रीजनिंग का प्रश्न था, ये बिल्कुल ईजी है। बी को 25, उसके बाद में SON को 33, तो PEN
के लिए पी एन जो है वो किसके बराबर है, यानी इनका अपोजिट है, उनका आपको योग करना था। जैसे बी का अपोजिट वाई होता है और वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पे आता है, तो एस का अपोजिट एच होता है, ओ का अपोजिट एल होता है और एन का अपोजिट एम होता है। इन तीनों का योग आपको करना है। उसी तरीके से पी एन, तो पी का अपोजिट, ई का अपोजिट और एन का अपोजिट, उन सभी का आपको योग करना था और आप योग करोगे तो आपका जो आंसर है वो इसके अंतर्गत 46 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई। क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि कर दी जाती है, तो एक वर्ष के बाद में उनका नया अनुपात क्या होगा, तो इसका नया अनुपात 10:13 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस व्यापार नीति ने MEIS भारत में वस्तु निर्यात योजना शुरू की है। किस व्यापार नीति के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो विदेश व्यापार नीति 2015-20 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको बोलते हैं देखिए वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 2+3 बाइनरी कोड के अंतर्गत इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 0101 ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी। कौन सी चुनौती नहीं थी वो आपको इसमें दिया गया है, तो अंगीकृत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ये इसकी चुनौती नहीं थी, बाकी तीनों अन्य चुनौतियां थी। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पिछला प्रश्न कितने नंबर का था अपना, 27 नंबर का था, और 28 नंबर का प्रश्न है विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए इसके अंतर्गत ये जहाज निर्माण के लिए भी था और लोहा इस्पात के लिए भी था, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इनमें से भी एक पूछा जाए तो जहाज निर्माण है, इसके साथ में आपको जाना है। ठीक है, जहाज निर्माण है, इसके साथ में आपको जाना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का पूरा एकीकरण या वर्तमान स्वरूप में ये सामने आया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि इस चिन्ह का मतलब माइनस है, इस चिन्ह का मतलब जोड़ है, इस चिन्ह का मतलब गुणा है, तो इस डॉलर ये भाग है, तो ये आपको संख्या समीकरण दे रखी है, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान जो है वो 33 आएगा। ठीक है, एक गोले के पास 8 सेंटीमीटर है, पिघला कर इसको 4 मिलीमीटर व्यास के तार खींचा जा सकता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी। तार की लंबाई इसके अंतर्गत देखिए 21-33 सही 1/3 सेंटीमीटर तार की इसमें लंबाई होगी। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के पास कौन सा स्थित नहीं है। देखिए दौलत बाग ये तो आपका आना सागर झील के पास में है, तारागढ़ किला है ही, आना सागर झील है ही, गुलाब बाग ये आपका अजमेर के पास में स्थित नहीं है, इसलिए गुलाब बाग इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है, और दोनों ही कथन आपको दादू दयाल जी के बारे में दे रखे हैं। दादू दयाल जिसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, अलवर के धौलीदू गांव में 1542 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल नवमी को दादू जी का जन्म हुआ था, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, दूसरा है दादू ने सामान्य भाषा यानी सदुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, यानी पहला गलत है और दूसरा सही है, ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में आगे देखिए आपको एक कथन दिया गया है और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करता है ये आपको इसमें बताना है। देखिए कथन दिया गया है उसको आपको सही मानना है, भले वो सही हो या न हो, लेकिन आपको वो सही मानना है क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ये आपको कथन दे रखा है। इसका निष्कर्ष है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रख रखाव करना है। मैंने आपको कहा था केवल जिस भी निष्कर्ष में खतन में आ जाए तो वो आपको अगर डाउट है कहीं पर भी तो 99% है कि आपको वो गलत ही करना है, यानी ये अनुसरण नहीं करता है। दूसरा है पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात इस कथन के अनुसार सही है। तो दूसरा कथन यानी केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वही इसका अनुसरण करता है। फिर अगला देखिए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, संवैधानिक तंत्र के देखिए संवैधानिक तंत्र के लिए आपातकाल रहता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकुर ने 8,000 रुपये का साधारण ब्याज के ऊपर जमा किए और 3 वर्ष के बाद में 9,200 रुपये हो गए। इनकी वार्षिक ब्याज 3% अधिक होती तो कितनी राशि इनको प्राप्त होती, तो 9,920 रुपये इनको अधिक प्राप्त होते। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से देखिए बिटवाइज जो ऑपरेटर है वो आपका डॉट वाला चिन्ह आपको दे रखा है, ये नहीं आता बिटवाइज ऑपरेटर में।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट जो इकाई है वो इनमें से सबसे छोटी इकाई होती है, बिट होती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखिए, संकोच पनबिजली परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है? संकोच पनबिजली योजना किन दो देशों का? तो ये भारत और भूटान के बीच का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको सम्मिलित करना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल आपको इतना पता है कि जसवंतगढ़ कहाँ पर आपका जोधपुर में है और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। इतना अगर आप कर लेते तो आपका आंसर वैसे ही निकल जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। पहले में चौथा और तीसरे में दूसरा, तो पहले में चौथा देख लो, पहले में चौथा केवल और केवल आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और जसवंतगढ़ का अपन को पता है सरदार सिंह के द्वारा जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में करवाया गया था और 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है, इसका भी अपन को पता है, ठीक है। तो इतना अगर आपको पता था तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाता था बिल्कुल भी आसानी से, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है? तो बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से राजस्थान में वर्षा होती है। ये कितने नंबर का प्रश्न है आपका? 41 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये तो गलत है, ठीक है। बिना अधिक वर्षा कैसे किए गुजरता है? राजस्थान में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से ही है। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। यानी कथन जो प्रथम है वो तो सही है, लेकिन कथन जो सेकंड आपको दे रखा है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको उच्चारण स्थान पूछा है वर्ण का उच्चारण स्थान, तो एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कंठ से होता है, बिल्कुल सही है। री और ठे, तो रेटू रसना मूर्धा, तो इनका भी उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों का इसमें सदस्य होता है? कौन होता है? देखिए राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें दोनों के सदस्य होते हैं। भारतीय संघ मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? पैराग्राफ का संरेखण देखिए, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और सेंटर अलाइनमेंट होता है। बिफोर अलाइनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए पूर्व संरेखण क्या हो जाएगा आपका? इसमें गलत होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? राजभाषा शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फिर अगला है, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पर शूट करना था, इंडिया इज बेस्ट बी सेट डैश मेनी प्रॉब्लम दीज डेज, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है विथ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की सिफारिश की थी? तो वो व्यक्ति कौन थे? नरसिम्हा थे, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है नरसिम्हा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आपको पैराग्राफ था इंग्लिश का और उस पैराग्राफ में से पढ़कर आपको आंसर देने थे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लिसा जेनेवा रिमार्किंग रिमेंडरिंग एंड फॉरगेटिंग डाटा फ्रॉम योर मेमोरी इज ए नेसेसरी बिकॉज, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको देखिए इट हेल्प्स मेंटेन सैनिटी, ऑप्शन जो फोर्थ है इस पैराग्राफ के अनुसार ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए 51 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो फर्स्ट है मेकिंग अस लर्न दैट फॉरगेटफुलनेस इन इनविटेबल, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला 52 नंबर का प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बैलेंसिंग डाटा स्टोरेज एंड डाटा डिस्पोजल, ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद में आपको पूछा गया था विथ प्रेसाइज, प्रेसाइज का मीनिंग आपको इसमें दिया गया था, प्रेसाइज का मीनिंग क्या होता है? देखिए इसमें ऐसे स्पेसिफाई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफाई, इसका मीनिंग होता है। फिर है मानव जाति में कितने जोड़े गुणसूत्र, जोड़े पूछा है आपको, तो टोटल तो 46 होते हैं लेकिन जोड़े कितने होते हैं आपके? 23 होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपको इसमें करना था। फिर अगला देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, 55 नंबर का है, पेंगोंग से और त्स्यो मोरिर झीलें ये हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आती हैं? तो ये हिमालय के कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन जो फोर्थ है पेंगोंग लेक के अंतर्गत तो चीन और इंडिया की जो है वाए दिन झड़प होती रहती है, आपने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा, तो कश्मीर हिमालय क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दर्रा गेम अभ्यारण्य, तो दर्रा अभ्यारण्य इसको किसके रूप में परिवर्तित किया गया है? तो इसको मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया था व्यंजन संधि के उदाहरण है,
व्यंजन संधि के कौन से उदाहरण है? तो देखिए उल्लास में है, अहंकार में है, उद्धार में है। निष्फल में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी और अन्वय के अंतर्गत दीर्घ संधि होगी, यानी बी और डी नहीं होगा, ए सी और ई होगा। अब ए सी और ई आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको उस आकृति को चुनना था जो दूसरों से भिन्न थी। दूसरों से भिन्न थी कौन सी आकृति, वो आपको पता करना था। तो देखिए 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 113 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो 61 आएगा जाएगा। लेकिन 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। लेकिन 25 ना होकर आपको यहाँ पर 17 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक समान मोटाई के लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 5.6 मीटर है, भार 2.4 किलोग्राम है, तो 5 समान मोटाई के लोहे की छड़ों का भार कितना होगा? प्रत्येक छड़ की लंबाई है वो 8.4 मीटर है। ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपका 18 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 किलोग्राम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको आर्टिकल बनना था। ठीक है, ये आप पेपर देख रहे थे सभी, तो आपके पास में ये क्वेश्चन है, आर्टिकल भरने वाला क्वेश्चन था। इसमें मैं आपका आंसर बता देता हूँ। पहला जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ए आएगा, उसके बाद में लगातार 3 द आएंगे। ठीक है, लगातार 3 द आएंगे और लास्ट में आपका ए आएगा और उसके बाद में आपका खाली छोड़ा जाएगा, यानी ए और उसके बाद में द और लास्ट में ए, यानी ऑप्शन जो डी आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक विज्ञान और गणित के प्राप्त अंकों के 140 अधिक हैं, तो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था। तो इसमें देखिए आंसर आ जाएगा इसका 70। ठीक है, 70 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण नीति ARF की स्थापना की गई थी। ARF की स्थापना किस लिए की गई थी? राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको इसमें दिया गया था, एक सर्किट के अंतर्गत ये 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े गए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जुड़े गए हैं, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था। ठीक है, देखिए कितने नंबर का प्रश्न है ये? ऊपर वाला प्रश्न अपना 62 नंबर का था, तो ये प्रश्न आपका 63 नंबर का है। और इसके अंतर्गत देखिए 63 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर जो है वो 4 होगा, यानी बी, सी और डी ये सही होगा। विभवांतर समान है, ये तो गलत हो जाएगा। विद्युत धारा समान है और सभी का समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम है और विद्युत धारा है वो 0.5 एम्पियर है, यानी ऑप्शन जो आपका डी है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे वाला देखिए, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। 1927 में हिंदू जाति में इसके अंतर्गत इनको महाड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये कथन आपको सही दे रखा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में समक्ष जो दलित हैं उसमें कठिनाई और शिकायतों को उजागर करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है, यानी दोनों कथन इसमें सही है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो सीमेंट उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, वो भारतीय संविधान के उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। फिर काजरी का उद्देश्य क्या, ये आपको पूछा गया था। तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति के लिए माही बजाज सागर बांध है, ये इनमें से इसका राइट आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मैंने आपको एग्जाम के पहले दिन एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 3 समाज सुधारक, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो वहीं में से आपका क्वेश्चन है वो सीधा सा पूछा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 70 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना था, यानी डाउन इन द डम्प्स, इसका मीनिंग कौन सा होगा? तो इसमें फीलिंग वेरी सैड, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुर्गी दानों में शामिल होते हैं। मुर्गी दानों में किस किस को शामिल किया जाता है? तो मुर्गी दानों के अंतर्गत आपका मक्का, जौ और बाजरा, इनको शामिल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता कहाँ पर दर्ज की गई? तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत दर्ज की गई है। फिर अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको इसमें पूछा गया था। तो छोटा कु, छोटा मुंह, फिर छोटी दी और बड़ी नी, कुमुदनी, आपको तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, तो यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार
बनाने वाला विश्व का कौन सा देश प्रथम देश बना है? तो फ्रांस इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? बैंकर्स बैंक के नाम से किसको जानते हैं अपन? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं। राखा कोपर खदान कहाँ पर है? तो ये आपकी झारखंड के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है? तो देखिए इसमें से आपको पंचायती राज के बारे में पूछा है, तो 73वां संविधान संशोधन इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें आपको देखिए ये प्रश्नवाचक है, यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आएगी ये आपको इसमें बताना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 से 1 कम करोगे तो 5 आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। 5 से 1 कम करोगे तो 4 आएगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका -1 करें और उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाए? तो पहला ऑप्शन में आपको 8 दे रखा है, 8 से 1 कम करोगे तो 7 आएगा, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो फर्स्ट 8 आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको इसमें पूछा गया था। तो देखिए उन्नति, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। ठीक है, बाकी आपको तीनों शब्द में विसर्ग संधि दे रखी है, यानी ऑप्शन जो 4th है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोहा अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। कौन से लोहा अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जानते हैं? देखिए 83 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका सिडेराइट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके गंगाराम मूलचंदानी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष हिमालय क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक होता है? वन की आग को रोकने में कौन सा सहायक होता है आपका? इसमें देखिए रोहेडोडेंड्राइन, ये वन की आग को रोकने में सहायक होता है। फिर अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न था। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपका श्वेत क्रांति से। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 के अंतर्गत, 1949 में, यानी कि 1949 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न था ये। वेट फॉर मी एट द ब्रिज सेड रहीम, यानी रहीम के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो इसमें रहीम टोल्ड आ जाएगा पहले तो। ठीक है, रहीम टोल्ड। दूसरे ऑप्शन देखिए रहीम टोल्ड हर, फिर कनेक्टिव के रूप में देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो टू वेट फॉर हर एट द ब्रिज, यानी ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए आपको बाड़मेर में कौन सा स्थित है ये बताना था। किराड़ू मंदिर कहाँ पर आपका? बाड़मेर में है। सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर है? सौर ऊर्जा का उत्पादन, तो ये आपका राजस्थान इसमें पहले स्थान के ऊपर है। चाय किस देश की एक देशी फसल है? चाय के बारे में पूछा है, तो चीन में मुख्य रूप से ये उत्पादित होती है। इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कि पूर्णांश और विशेष पूर्णांश में कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? तो प्रवेश की अनुमति कीबोर्ड के द्वारा ही दी जाती है। चंद्रमा के सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक जुलाई 2024 तक कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न था। देखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 के बाद में भारत के प्रधानमंत्री केवल और केवल एक ही व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी। तो एक ही व्यक्ति होगा इसका आंसर। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले यानी वर्तमान में जो बैंक है किस बैंक का पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? ये आपको इसमें बताना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? आंकड़ों को संप्रेषित करना। ठीक है, आंकड़ों को संप्रेषित करना यानी कि टू ट्रांसमिट डाटा, ये मुख्य रूप से इसका कार्य होता है। अगला देखिए, कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। तो कजली तीज का आप सभी को पता होगा, बूंदी में सावन के महीने में ये मनाई जाती है। फिर अगला आपको देखिए पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस का आपको पूछा गया था, एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो ये बिल्कुल ईजी था। देखिए इसमें आपको देखा है, दे रेंग द चर्च बेल्स एज ए फ्लड वार्निंग, तो इसमें आप चेंज करोगे तो द चर्च पहले आ जाएगा, उसके बाद में बेल्स वर रंग एज ए फ्लड वार्निंग, यानी ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये होगा। देखिए यहाँ पर आपको रेंग दे रखा है, यानी आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वाज या वर के साथ में वर्ब की आपको सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें देखिए वाज या वर आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहीं से आपका इसमें आंसर निकल जाएगा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और सेज के बारे में दे रखा है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ये जो कथन आपको इसमें दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जैव आधारित क्षेत्र मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? गोल्डन लंगूर किसका है आपका? मानस का हो जाएगा। ठीक है, मानस इसका आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के नाम से किसको जानते हैं अपन? मिजोरम को जानते हैं। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? अरे कितना इजी प्रश्न पूछा है देखो। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था, ये आपको इसमें पूछा है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो रही है, ठीक है, और मुगल सेना का मुख्य सेनापति, तो इसमें जो मान सिंह है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान सिंह इसका आंसर होगा, खुर्रम इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो आमेर के शासक ये मान सिंह थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए पहले क्षेत्र की बात हो रही है, तो पहले चरण के अंतर्गत बाड़मेर आपका शामिल नहीं था। उसके बाद में अगला देखिए, दो कथन दिए गए हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो ये कथन आपको इसके अंतर्गत गलत दे रखा है। उसके बाद में दूसरा देखिए, सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये कथन भी आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी दोनों ही कथन आपको इसके अंतर्गत गलत दे रखे हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन के ऊपर लागू होता है? तो पावरपॉइंट की बात हो रही है, तो .pptx ऑप्शन जो सेकंड है ये सही होगा। फिर अगला देखिए, यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है और वह 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको रीजनिंग का दिया गया है। इसमें पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, तो तीसरी आकृति का वही संबंध चौथी आकृति से होगा। तो पहली आकृति आपको इसमें देखिए 3 भुजाएं दे रखी हैं, चौथी में 4 हो गई। इसमें आपको 5 भुजाएं दे रखी हैं, तो चौथी आकृति में 6 भुजाएं हो जाएंगी। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। उसके बाद देखिए ये जो आपको बीच में गोलियां दे रखी हैं, ये पहले में कितनी है आपकी? 4 हैं, और दूसरे में 3, एक कम हो गई, तो तीसरे में आपको 6 दे रखी हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी इसके अंतर्गत 5 हो जाएंगी। तो 5 गोलियां कौन सी में आपको पहले ऑप्शन में दे रखी हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कृत्रिम उपग्रह है जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति से देखा जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? भू स्थिर उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये पारित हुआ था। एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष लागू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1975 के अंतर्गत ये शुरू हुई थी। अगला, कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसको 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला है, परोक्ष में निहित समास कौन सा है? परोक्ष में कौन सा समास आपका? अवयवी भाव समास इसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सम्मिलित करना था। अगर आपको इनमें ज़्यादा भी नहीं पता, केवल इतना पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण होता है। यानी डी में 3 कौन से में दे रखा है? डी में 3 देख लो, डी में 3 केवल आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की आपको इसमें पहचान करनी थी। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में आपको एक पुस्तक दे रखी है, और ये पुस्तक किसकी है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पुस्तक किसकी है? तो आपकी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक है, वो जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका कमल हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण कौन से में नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन से में नहीं है वो पूछा है। तो इसमें देखिए आपका जो सरल दे रखा है इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और उसके बाद में देखिए आगे आपको दे रखा है 121 नंबर का प्रश्न है, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय है और पौधे के तेल से उसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको देखिए विटामिन जो ई है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला देखिए, शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है? तो देखिए शहरी स्थानीय निकाय की बात हो रही है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। फिर देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से निर्धारित करता है। एनिमेशन मुख्य रूप से देखिए स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देगी इसको ये निर्धारित करता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको इसमें पूछा गया था। तो हॉटमेल इसका आंसर हो जाएगा, ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं होती। अगला देखिए, किसी विषय या विज्ञान में जनसंख्या के सभी आयामों के ऊपर चर्चा होती है? तो ये तो बिल्कुल इजी था, जनसांख्यिकी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत देखिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, और क्रय मूल्य का आधा आपको इसके अंतर्गत ज्ञात करना था। तो 138.25 रुपये ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, कंप्यूटर की वो विशिष्टता
जिसमें प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो उसको अपन संग्रहण की क्षमता के नाम से जानते हैं। एक अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आद्य अक्षरों को एम के बाद वाले जो अक्षर हैं उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको इसमें बताना था। तो यहाँ पर देखिए यू अक्षर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1960 में सर्जित राज्य कौन से थे? 1960 में कौन से राज्यों का निर्माण हुआ था? तो देखिए 1960 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो आपके श्रीगंगानगर जिले में हुआ है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत में इसको गुजरात के अंतर्गत आयोजित किया गया है। फिर अगला देखिए, भारत के संदर्भ में CSIR की फुल फॉर्म क्या है? CSIR की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, इसमें आपको घोषणा जो है इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? घोषणा को इंग्लिश में प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आपको मैथमेटिक्स का देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाले एक अन्य उम्मीदवार को अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं, तो पासिंग मार्क्स इनमें से कितने होंगे? तो देखिए पासिंग मार्क्स यहाँ पर 45 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है? जस्ता उत्पादक खदान इनमें से देखिए रामपुरा जो अगुचा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो आपके नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? आरक्षण का प्रतिशत महिलाओं के लिए तो 33% है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है यमुना का पर्यायवाची? तो इसमें ध्रुव नंदा हो जाएगा। अगला देखिए, आपको इस ब्लैंक स्पेस में बढ़ना है, इफ दे डैश दैट पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी इट। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हंग है HUNG ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए गेंडा, तो गेंडा मुख्य रूप से कौन से राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर एक सींग वाला आपको न देकर केवल गेंडा दे दिया तो भी एक ही बात है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, निम्नलिखित वर्ण क्रमांक अनुक्रम के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिए H121F आएगा। ठीक है, 81 नहीं आएगा, आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर आपको दे रखा है, फिर 3 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो आगे आपका 11 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है, विषम संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। H121F इसका आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आतिथ्य किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मुंबई हो जाएगा। आगे वाला देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो उसका जो मुख है वो किस ओर है ये आपको बताना है। तो उत्तर पूर्व की ओर, यानी इस दिशा में इसका मुंह है। अगला देखिए, अलग आंध्र के लिए ये आंदोलन का नाम क्या है? कौन सा आंदोलन? तो विशाल आंध्र आंदोलन चलाया गया था, विशाल आंध्र आंदोलन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, योर एंगर इज जस्टिफाई, योर एंगर इज जस्टिफाई यानी आपका गुस्सा जायज है, ये इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना था। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ये प्रश्न आपको इसमें दिया गया था, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र। ऑप्शन जो सी है ये आप देख लेना आपके पेपर में, ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद देखिए आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से क्लियरिटी इसमें नहीं आ रही है, हालांकि मैं दूसरे पेपर में देखा था। देखिए मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पहला जो आंसर होगा ये इसका आंसर होगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आपका जो आंसर है वो 3 नंबर का मोशी आएगा, यानी जो रीजनिंग के अंतर्गत पूछा गया था नेहा का ऋतु से क्या संबंध है, तो उसमें मोशी आएगा। ठीक है, और लास्ट पे क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया था, कौन सा स्थल है वो पाकिस्तान में है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो हड़प्पा स्थल है ये आपका पाकिस्तान में है। तो देखिए पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये आपका चौथी पारी के अंतर्गत जो पेपर हुई थी उसके आंसर की है, और तीसरी पारी के आंसर की भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की को मिला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।